Coke Studio, Season 15. जो हमारा मिली तराना है ये कोक ने कर दिया, स्पॉन्सर कर दिया जी। कुछ एक आध साल पहले की बात है। कोक ने पाकिस्तान का कौमी तराना जो है वो उसको रिकॉर्ड किया और फिर उसको अपने ब्रांड के प्लेटफॉर्म से टाइम बाय करके उसने चलाया। तो ये दुनिया में ऐसी पहली मिसाल है कि किसी मुल्क का नेशनल एंथम जो है वो कोई ब्रांड अपनी ब्रांड पोजीशनिंग के मातहत और अपनी टारगेट ऑडियंस के हवाले से डिज़ाइन करके जो है वो उसको ब्रांड करे। पहली बात तो ये है कि किसी की जुर्रत कैसे हो कि वो किसी नेशनल एंथम पे हाथ डाले, कोई कॉरपोरेट क्लाइंट। क्या ये मतलब बेचने की चीज़ें हैं या इस पर आपने बोतलें बेचनी है या शरबत बेचना है? ट्रिब्यूट भी कहते हैं, वो तो कहते हैं हमने तो ट्रिब्यूट किया है। पाकिस्तान का नेशनल एंथम है, किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी तो नहीं है। अब नए प्रोड्यूसर्स आ गए, नए सिंगर्स आ गए, उन्होंने उसको रीअरेंज किया, रीडिज़ाइन करके वो कर दिया। वो ऑफिशियली कहीं लॉन्च तो नहीं किया, वो बात सिर्फ ये अपने है, ब्रांड के साथ। देखें पाकिस्तान वो किसी की ज़्यादा नहीं है किसी की, लेकिन वो किसी ब्रांड के भी बाप का माल नहीं है, वो बोतल बेचने के लिए भी नहीं है। यदि उन्होंने अगर अपने फ्रेंचाइजी प्रोग्राम के अंदर उसको लॉन्च किया और उस प्रोडक्ट को उन्होंने अपना प्रोडक्ट बना के प्रेजेंट कर दिया तो कहीं ऑफिशियली वो राइज तो नहीं हो गया ना। यानी वो अपने एक डिज़ाइन प्रोग्राम के अंदर ही चलाया उन्होंने, वो तो ऑफिशियली क्योंकि वो उसको उन्होंने रिप्रोड्यूस किया। क्यों किया मैं ये मेरे बात उसकी ज़रूरत क्यों है रिप्रोड्यूस करने की? वो तो नेशनल एंथम है, वो तो नेशन का है। क्योंकि वो इस कोक का पाकिस्तान कहना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान कोक का नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है। पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं है, किसी ब्रांड का नहीं है, किसी कंपनी का नहीं है, किसी सियासी जमात का नहीं है। सबका पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है। पाकिस्तान एक वतन है, एक मुल्क है, एक सरजमीन है। ठीक है, ये एक अलग बात है कि वैसे तो हम कर्ज़ों में डूबे हुए हैं और वैसे, लेकिन हम बेसिकली एक कंट्री हैं, एक नेशन है। तो हमारा तराना जो है वो नेशनल एंथम है, यानी नेशन का है, और ये मुल्क पाकिस्तानियों का है। ये कोक का पाकिस्तान नहीं है, सबका पाकिस्तान, ये पाकिस्तानियों का पाकिस्तान है, सबका भी नहीं है। अच्छा चलें, ये तनवीर भाई इस पे तबसरा कर दें कि ये जो कोक 15 आया है, कोक स्टूडियो 15, इसकी समरी क्या है, क्या ये और इस पर रिजिड होकर तबसरा नहीं देना। रिजिड से मुराद कि आप निसार बज़मी साहब के शागिर्द हैं और बड़ा हार्डकोर गाना भी सुनते हैं, ज़रा लाइट नए तजर्बात, उसको थोड़ा रिलैक्स होके आप क्या कहेंगे? देखें ताहिर भाई, मैंने तो कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ बहुत काम किया है, और अगर म्यूज़िक की खिदमत हो रही हो तो कॉर्पोरेट सेक्टर की मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि मेरा जो फोक है वो आप अपनी टारगेट ऑडियंस और अपनी ब्रांड की ब्रांड पोजीशनिंग के हिसाब से और टारगेट ऑडियंस के हिसाब से मेरे फोक की साख्त मुतासिर करें और उसकी शक्ल बिगाड़ दें। अब आप जो आई सिंधी गाना सुन रहे हैं, क्या ये सिंधी है? अच्छा, सिंधी मौसीकी तो ऐसी नहीं होती। उसका कंटेंट तो सिंधी ही है ना। अगर उन्होंने उसको रिप्रोड्यूस किया है, उसमें टोन्स नए डाल दिए, उसमें चीज़ें नहीं डाल दी, इनोवेशन की अपनी तरफ से, तो उसमें क्या हर्ज है? सर भिंडी जब आप काश्त करेंगे तो भिंडी उगेगी ना, उसकी जगह कोई लड़की तो नहीं निकल आएगी। लेकिन भिंडी गोश्त भी तो था ना, पहले भिंडी गोश्त था, अब वो भिंडी चिकन भी बन जाता है। म्यूजिशियन की तरफ चलेगी तो ऐसा मैं कुछ करना चाहता हूँ। दोनों भाई बड़े अरसे से बोल रहे हैं। आई थिंक इट्स बिगर देन दिस डिबेट। मेरी कमकली है, हमारे थर्ड वर्ल्ड में एशियन कंट्री में जो इन्वेजन है वेस्टर्न, वो हुई ब्रिटिश कॉन्सर्स के थ्रू, अमेरिकन कॉन्सर्स के थ्रू। हमारे स्टूडेंट्स को, लेकिन जो एलीट वाले जाते थे उनको कैप्चर किया गया, उनका जहन बदला गया, उनका सबक बदला गया, उनको मॉडरेट मुस्लिम्स बनाया गया, और आज वो यूज़ कर रहे हैं। आज आप सब देखें 10-20 साल बाद वो टूल्स तैयार हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चे वहाँ नहीं खड़े जहाँ हम सब खड़े हैं। अच्छा, अब ये क्या था कि वो एलीट का चक्कर था। आपने एक बड़ी अच्छी बात की, पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि एक परसेंटेज होती है, हर जगह एक स्टडी होती है कि उसको आप न्यूमेरिकली वैल्यू करते हैं। इन्होंने कहा जो हम अभी तक कामयाब हुए हैं ना, सिर्फ हम एलीट तक पहुंच सके। हम जो एलीट से नीचे ज़रा होता है जिसको हम कह सकते हैं कि अपर मिडिल क्लास। अच्छा, मिडिल और जो लोअर हमारी बहुत ज़्यादा, अगर 60 या 60% से अबव हमारी यूथ है, जो कि वही बात है 16 साल से 25-26 साल तक वेरी, इनको कैसे पकड़ें? ये तो ज़्यादा गरीबों के बच्चे हैं, इन तक ब्रांड नहीं पहुँच रहा था। इसकी ये दूसरी साजिश है। उन्होंने वैसे मशरूब पकड़े, वो चीज़ें पकड़ी हैं जो हर बच्चा पीता है, जो गरीब नहीं पीता है। उसे नत्थी करके ऐसे प्रोग्राम बनाए और ऐसे फेवरेट सिंगर लाए जो वो बच्चे गरीबी देखते थे। जब गरीबों ने मशरूब से कनेक्ट होकर
उन प्रोग्राम्स को देखना शुरू किया और उसकी एक्सेस थी ई वर्ल्ड। जब तक ई वर्ल्ड नहीं थी, टेलीविजन था तो एक्सेस नहीं बनती थी, हर बच्चे का टाइमिंग डिफरेंट थे, गरीब का टीवी नहीं सी, बड़े अब्बा देखा नहीं दिंदा सी, कम करो। अब हर एक के पास एक पुर्जा है 4-5-6 हज़ार का, स्मार्टफोन कहते हैं, उसकी एक्सेस होगी गरीबों तक भी। मशरूब बड़ा था जो पीते थे या पसंद करते थे, सिंगर वो थे जिनको सब वो देखना चाहते थे। अब उन्होंने वही किया जो हमारे इन्होंने निसाब के साथ किया था, उसमें से चीज़ें निकाल के ब्रिटिश काउंसिल और अमेरिकन सेंटर्स ने ये काम किया ओवर द 20 ईयर्स। अब यही चीज़ हमारे बच्चों को नथी करके वो मौसीकी, जिस तरह भाई तनवीर अफरीदी ने सिंधी म्यूज़िक की मिसाल दी, इसका ठेका होगा, इसका इंस्ट्रूमेंट ये होगा। बट साहब ने कहा कि यार इसमें बड़ी अच्छी बात की कि यार उन्होंने अपनी चीज़ बनाई है, अपनी जगह पे चला रहे हैं, तो इनको क्या मसला है, वो तो ट्रिब्यूट कर रहे हैं। तो ये सारी साजिश है इसके दरमियान घूमती कि उन्होंने हमारे उन बच्चों को टारगेट किया जो 40% थे, जो उनके हथे नहीं चढ़ते सर, उसको मशरूब के साथ जोड़ के, अपने मशहूर सिंगरों के साथ जोड़ के आपके कल्चर पर अटैक किया। इसकी एक मिसाल हर चाहत फतेह अली खान की, वो एक अलग डिबेट है। तो जो हमारा पंजाबी ठेका था, हमारा सिंधी ठेका था, हमारा सराइकी ठेका था, उसको उन्होंने अपने इस चीज़ के नाम वर्ल्ड म्यूज़िक, फ्यूजन म्यूज़िक के नाम पर टोटल चीज़ें चेंज कर दी। और वो जो उनकी, अब मैं नाम नहीं लेता, सब दोस्त करने वाले जो उनकी शायरी भी देते, लिरिक्स, हमारे लिरिक्स बड़े मामानी होते थे, उसमें जज्बा हुब्बुल-वतनी भी होता था या प्यार भी बड़ा डिसेंट लेवल पे होता था। अब जो उनका प्यार है, उनका जो जज्बा हुब्बुल-वतनी है, वो इन गानों में दिखाया जा रहा है, जिसके नाम ही कोई अजीब से है, रात के 2 बजे आई। और हालांकि उसमें भी वो जो अफरीदी की बात बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आई एक पूरी कदीम दास्तान है जो मैंने पढ़ी है कि इतने 100 साल पहले एक बंदी को डाकू ने अगवा कर लिया, फिर उसको वापस आई थी, तो उसके ऊपर अब उस पर उन्होंने मुलम्मा अपना चढ़ा दिया। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि हमारी जो अली बे पे है ना, उनकी ABC के अंडर आके, उनकी बुक्स में आके कुछ की कुछ बन गया। हमारे बच्चे अपने कहते हैं, हमारे बच्चे में कहते हैं, मुझे कहते हैं, मेरी भांजी कहती है, वो इन स्कूलों में पढ़ती है, इनके अपने नाम दिए कि ब्लॉसमी बाबा आप इतने मॉडर्न होके कहते हैं रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई शान में गुस्ताही कहते हैं, उसको मार दिया जाए। तो यार किस तरह की आप बात कर रहे हैं, आप मुसलमान नहीं, आप ह्यूमन नहीं है। ये मेरे बच्चे मुझे कह रहे हैं, मैंने इससे इतनी सी बात करता हूँ कि ये तो एक अलग डिबेट है, ब्लॉसमी ला क्या है। सर आखिरी बात, मेरी बात लंबी हो गई कि मेरे को बाप को गाली निकालेगा, मैं उसको मार दूंगा, और वो ज़ात कौन सी, मैं कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान। तो ये बच्चों को गलत चीज़, हमें फंडामेंटलिस्ट कहा जाता है, हम फंडामेंटलिस्ट हैं, मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है ही नहीं जो मुस्लिम ना हो। ये मॉडरेट मुस्लिम क्या होता है? कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, द कोक स्टूडियो जिस पे बात हो रही थी, मैं मीर साहब आपकी बात का ना बिल्कुल न्यूट्रल जवाब दूंगा। जहाँ तक बात है, कोक स्टूडियो बड़े अरसे से एक जमूद का शिकार था। जुल्फ़ी के आने से उसमें एक चेंज आया, और वो चेंज बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने एक्सेप्ट किया, जिसकी मिसाल पसूड़ी वाला सॉन्ग था। और उसका इम्पैक्ट क्या आया, और परसेंटेज के हिसाब से जो अभी आप बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब माशाल्लाह पाकिस्तान के लीडिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर कॉन्फिडेंस शोज़ करते हैं। उसका इम्पैक्ट ये है कि जो अब आर्टिस्टों की लिस्ट मांगी जाती है एज ए ऑर्गेनाइज़र एज ए प्रोमोटर, लीडिंग प्रमोटर होते हुए भी हम बच्चों से पूछ रहे होते हैं कि भाई ये बच्चा कौन है, ये आर्टिस्ट कौन है, ये किसका नाम है। मतलब डिमांड ऐसे बच्चे की या बच्चे की आ रही है, नए लड़के लड़की की, जिसको हम म्यूज़िक के लोग नहीं जानते। तो ये इम्पैक्ट है जो कि वो अपने कामयाबी से अपनी नई जनरेशन के ऊपर बनाते चले जा रहे हैं। तो आपका सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ था। कमिंग बैक टू द लाइटर नोट, सर यहाँ एक चीज़ ऐड कर लें, जो हमारी बात हो रही थी ना, जो बच्चे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर जुल्फ़ी, ये मसला नहीं है, वो तो बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा इनोवेटिव काम करता है। हम बात आइडिया की कर रहे हैं। जो हमारी इस रिकॉर्डिंग से पहले बात हो रही थी कि हमारी उनको नज़र नहीं आता है, अकल के अंधे हैं, जो गाने किसके लिए बना रहे हैं, ये रिदम हमें समझ नहीं आ रहे गाने में, इसमें उन ये जो कैच है, उन 40% लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को पकड़ने के लिए खूबसूरत कोटिंग की जा रही है, शुगर कोटिंग। जब गुलों में रंग भरे रिकॉर्ड हो रही थी, और जिस ज़माने में फरंगी के गाने या बाजी के गाने या अनाड़ी के गाने जब रिकॉर्ड होते थे, जब सलीम इकबाल साहब गाने रिकॉर्ड करते थे, चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। कौन सा डेटाबेस होता था उनके सामने कि इस 40% या 30% या 50%? ई वर्ड नहीं भैया, नहीं, आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। एक मिनट, बात पूरी होने दें, आप कर लीजिएगा। सॉरी मैम, बात ये है, ई वर्ड नहीं थी, एक मिनट सर, ई वर्ड नहीं था। आप मेरी बात सुने, ओरिजिनलिटी थी। ये यहाँ पर और भी बड़े काम के बंदे बैठे हुए हैं। मेरा सिर्फ नाचीज़ राय है कि आज मैं एक जुमला बोलूँगा, फिर आप कंटिन्यू करोगे, मेरी 5 लाइन का जवाब देंगे आप। जितने गाने आपने नाम लिए, हम सारे सर धुनते हैं इन पे, कोई चक्कर नहीं है। इसी से यूथ को नफरत और दूर कराएंगे।
इसी म्यूजिक से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुआ है? अगर ऐसा होता, आप यूथ पे कर ले बात। अगर ऐसा होता तो कोक स्टूडियो के अंदर 60s और 70s के गाने नहीं गाए जा रहे अपने होते। तरीके से गवाएगा। नहीं, अपने तरीके से सर नहीं गवाए। मेलोडी तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो वही है ना। वही है। हाँ। उसकी शुगर प्रेजेंटेशन सर शुगर कोटिंग। अली सेठी ने वो गजल भी गाई है उसके अंदर पहले सारा कुछ था, लेकिन बात मैं ये कर रहा हूँ कि वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, वो जो थॉट था, वो थॉट आज क्यों नहीं है? उस थॉट की शुगर कोटिंग कर रहे हैं, नया थॉट नहीं ला रहे। थॉट है, वो थॉट है। नहीं है, उसको किल कर रहे हैं। मैं डिसएग्री करता हूँ, शुगर कोट नहीं कर रहे। दे आर ट्राइंग टू किल दैट वेरी थॉट। बड़ा उसी मैं जो बच्चों के स्कूल में शो करता हूँ, मेरे साल में कोई 200 शोज होते हैं एटलीस्ट, और सारे लम्स, बीकन हाउस, सिटी स्कूल, पंजाब, ये इन बच्चों को, इन धुनों से, इन सिंगरों से अगर मैं नफरत हार्डवर्ड हो जाएगा, दे डोंट लाइक इट। ये आपकी पाकिस्तानी यूथ की मैं ग्राउंड पे बात। असल में उन बच्चों को पता नहीं है। Exactly मेरी my point. मेरी Exactly my मेरी point. मेरी मैं आपको ना माफी चाहता हूँ। 5 साल की बेटी जो है मेरी, 5 साल करता की हूँ। बेटी को मैंने एक जुमला मैं आपकी नजर करता हूँ माजरत के साथ। सुन रही थी, मैं पूरी बात करूंगा। चाँद फतेह अली का गाना? चाँद का गाना सुन रही थी, हाय हाय होए होए करके मुझे सुना रही थी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा ये तुम्हारे तकरीबन दादाजी ही हैं जिन्होंने ये गाना बनाया था, और मैंने उसको ओरिजिनल गाना लगा के सुनाया। तो मैंने कहा ये कितना अच्छा गाना है, देखो ये जो इसमें जो आंटी परफॉर्म कर रही है कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है। कहने लगी हाँ ये तो बहुत अच्छा है। और उसने सुना गाना, और मैंने कहा कि बेटा हमेशा अच्छी चीज़ सुनते हैं और ओरिजिनल चीज़ सुनते हैं। तो मैंने अपनी बेटी को अवेयरनेस दी, तो उसने ओरिजिनल गाना सुना। मेरा तो ये मिशन है कि सर्च इंजन को सही कर रहे हो, ये डिबेट नहीं है। नईम भाई से भी पूछते हैं कि क्या ये कोक स्टूडियो क्या कुछ ट्रांसपेरेंसी है पाकिस्तान के अजीम म्यूजिक के खिलाफ, या नया एक्सपीरियंस है? आप बताएं। सर देखें, आप अगर ओवरऑल देखें ना, आपके इस दौर के जो बड़े गाने वाले हैं उनको आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं। आपकी 90s में तक जो सिंगर आए हैं ना आपके पास, वो सारे वो सिंगर थे जिनको कम से कम कुछ गाने का पता था, जिनके गाने को मुंह पे आते थे, अब सुने जाते थे। आप ट्रेंड होके आए थे 90 से, आप 80s से ट्रेंड होके आए थे इंडियन म्यूज़िक सुनते सुनते, पाकिस्तानी म्यूज़िक सुनते सुनते। 90s में आपको पास एक ऐसे सिंगर आने शुरू हुए जिन्होंने कहा जी हमारा कोई उस्ताद नहीं है और हम खुद ही सिंगर बन गए। हम खुद ही लिखते हैं। जिस नस्ल ने उन लोगों को सुना, उन लोगों ने ये ज़हन बना लिया कि जो गाने वाला है उसका ना कोई उस्ताद होता है, ना उसका कोई राइटर होता है, ना उसका कोई म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, ये सारा कुछ खुद ही होता है। हाँ, उसको किसी की ज़रूरत उन लोगों होती है। ने फिर आपका इंटरनेट आम हुआ तो यूट्यूब से उन्होंने गिटार सीख ली। और गिटार सीखने के बाद उन्होंने अपनी तबाह आजमाई शुरू कर नहीं दी। भाई, रही सही कसर ना होम स्टूडियोज़ ने भी पूरी की। जब आपने कंप्यूटर लगाने के बाद, जब जहन में ये बिठा लिया कि आप अपने घर में कंप्यूटर लगा के खुद म्यूज़िक बना सकते हैं। सर मैं गाने लिखता हूँ ना, तो मुझे जब बुलाते हैं गाना बनाने वाले, बहुत से ऐसे फनकार हैं जो कीबोर्ड पे हाथ रखते हैं। उस बात पे आए कि कोक म्यूजिक जो है उसको किस कैटेगरी में आप गिनते हैं? क्या वो साजिश है या नया एक्सपीरियंस है? और लोग क्या पाकिस्तान जो बिल देने से बेजार हैं, और 68% जो यंगस्टर हैं उसमें बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं जो स्कूल भी नहीं जाते। तो ये कौन सी दुनिया है जिसको रैप जो है, ये तो न्यूयॉर्क और काला उनसे एसोसिएट होता है। हमारा छल्ला कब गाएगा काला? हमारा जो है वो दूसरी चुमटा कब जो है जुगनी कब जाएगी, इंटरनेशनल होगी? तो क्या हम ही जो है छोटी कौम बन के लोगों का, दूसरों का म्यूजिक ही सुनते रहेंगे और अपने म्यूज़िक का आए हाय ओए होए की तरह मजाक उड़ाएंगे? सर देखिए, कोक स्टूडियो ने आपके ये गाने भी किए हैं। अब आरिफ लोहार की जुगनी भी हुई है उसके अंदर, आपके बग्गे का वो बाजी भी हुआ है उसके अंदर, आपके राहत फतेह अली खान साहब ने भी गाने गाए हैं, हमारे वो गाने भी हुए हैं। लेकिन अब जो बाजी वाज अ फोक सॉन्ग। इट वाज नॉट ये जुल्फी क्या दुश्मन कुव्वतों का एजेंट है? क्या है ये? कौन है? नहीं सर, जुल्फी हरगिज़ नहीं, हरगिज़। जुल्फी एक बहुत क्रिएटिव आदमी है। जुल्फी अच्छा काम करना जानता है। यही वो जुल्फी है जिसने वो छोटी सी बच्ची हादिया को लेके एक आपको बड़ा अच्छा वो उसने गाना दिया। तो जुल्फी को काम करना आता है, लेकिन ब्रांड प्रेशर जो है ना, ब्रांड प्रेशर बहुत भारी चीज़ होती है। मेरे ख्याल में वो जब आप उसके अंदर आके जुल्फी काम के लिए आपने वही किरदार अदा किया है जो इमरान खान के लिए शेर अफजल मरवत करते हैं। सर एक थिन रेड लाइन रह गई। सारे मेरे से ज़्यादा समझदार कलमंद हैं। हम ना कंफ्यूज कर रहे हैं रीडू को, जो मतलब इसने बटले किया होगा। मेरा एक मैडम का सॉन्ग, मेरे जैसा सिंगर
प्यार नालो प्यारा सजना बड़ा पसंद था, मैंने अपने स्टाइल में करने की कोशिश की। ये कोई ऐसी पूरी दुनिया में होता है कि कोई भी म्यूज़िक आप उसको रीडू कर सकते हैं अपने हिसाब से। बात सिर्फ इतनी सी थी कि जो आपने भी लफ्ज़ यूज़ किया कि उन जैसा उस दिन अफरीदी से बात हो रही थी कि अगर हमारी यूथ अब हमारे कहने पे इन प्रोग्राम्स की सुनकर यूट्यूब पे जाए क्लिक करेगी मशहूर गाने तो उत्थे चाहत फतेली आ जाएगा, उत्थे कोई अर्श ABC उत्थे असल वाला तो कितने पीछे गया होगा और ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में वो आ जाएगा जिससे उसका मजाक उड़ाया। डॉक्टर साहब अगर 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 इसका रिकॉर्ड भी देखा जाए वो का, तो उसमें मोमना मिस्टेसन और राहत का कोई 600 मिलियन है और कसूरी 750 मिलियन है। फिर आतिफ ने जो गाया रीडू किया है वो भी बहुत सुना गया है। और चौथा मनकुजा है जो शराज ऊपर रफाकत ने गाया। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्लेटफार्म से जो म्यूज़िक है या नहीं है, मैं इसमें तनवीर अफरीदी साहब से ज़्यादा मेरे ख्यालात मिलते हैं, लेकिन जो चीज़ें हिट गई हैं पाकिस्तान में, क्या ये कोक के लिए सर्वे नहीं है कि जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तू कुजा मन कुजा जो है वो नात है, नात रसूल मकबूल है। गुड पॉइंट। और वो चीज़ें यहाँ होती हैं दुनिया में। सर समझ गया था भाई, पहले का सॉरी तो कर चुके हैं। शुरू में आप कोक स्टूडियो के जितने भी सीजन्स देखे उन्होंने बड़ी कोशिश किया गिटार ओरिएंटेड, ये जो आपने कहा था जैज़, रेगे, कंट्री, इस तरह की म्यूज़िक को करने की कोशिश की, इसमें रैप म्यूज़िक भी आता है। दे कम टू नो कि दिस नेशन इज़ नॉट रेडी, दैट इज़ ओनली 3 to 4%। जो चीज़ हिट हुई वो जुगनी हिट हुआ, वो बाजी फोक ही हिट हुआ। और जो ताजदार हरम जो आतिफ ने पढ़ी, तो मतलब ये आपकी बात में 200% इत्तेफाक करता हूँ कि थिंक टैक्स ने सोच लिया कि इन चीज़ों को ही इस्तेमाल करना, यही सुनते हैं। डिबेट यहाँ ये है कि उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में ओरिजिनल सिंगर्स की तरह सीख के समझ के सुना जाए, किया जाए, या फिर उसको डिज़ाइन करके शुगर कोट करके लोगों तक पहुँचा दिए जिसमें और एजेंडा ना हो। दैट इज़ द ओनली थिंग, अदरवाइज उनकी सर्विसेज। वैसे तो पाकिस्तान में नकदा कोका भी हिट हो जाता है। हाँ। और नकदा कोका जब कैदी नंबर 804 गाते हैं तो ज़्यादा रेटिंग है, और अब जो मुहब्बे वतन कोका गाया है वो एनी रेटिंग नहीं है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद मुझे ये लगता है कि जिस तरह चेंजेस आई हैं ना, आपकी कल्चर में देखें, आपके पास पहले शवारमा नहीं होता था खाने को, आपके बर्गर नहीं होता था खाने को, ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट हुई हैं ना। आपके पास स्लश नहीं होता था, आपके बड़े, ये मुझे याद है जब मैं कॉलेज में 80s के अंदर शादमान से स्लश लेके घर गया तो घर वालों ने कहा गया कि तू चुप के लाया है, ये कि ठंडी चीज़ बर्फ़ जमी है, कोई खान पीना नहीं चीज़ है। इतराज़ किया। जनरेशन गैप के साथ नई नई चीज़ें आती हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब इसी तरह म्यूज़िक की भी चेंजेस इतनी हुई हैं कि आप आज एक मस्खरे तक आ गए हैं और उसको व्यूज़ मिलने शुरू हो गए। लेकिन उसका इसमें कमजोरी ये है, उसका म्यूजिक से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो एक एंटरटेनमेंट है। मुझे तो हैरानगी उन लोगों पर होती है जो उसको सिंगर समझ के सर लोगों ने उसको घर में बुला के 10-10 लाख रुपए, वो सब चीज़ें हैं, वो सब एक मजाक है, मीडिया सब एक एंटरटेनमेंट है और कुछ भी नहीं इससे। मौसीकी के लोग हैं पूरी दुनिया में, जितना भी म्यूज़िक डिजिटलाइज हुआ, सब कुछ हुआ, क्या सैक्सोफोन का नाम फरजाना हो गया? सैक्सोफोन तो सैक्सोफोन ही रहा ना, और बजा भी, ट्रम्पेट भी बजी, ट्रोम्बोन भी बजा, फ्रेंच हॉर्न भी बजा, माउथ ऑर्गन भी बजा, एकॉर्डिन भी बजा। अगर ऐसे नहीं बजा तो ऐसे बजा। लेकिन वो दामन और चिंगारी के गाने से निकल के आपकी दम मस्तकल अंदर में आ गया। हाँ, ये भी तो फर्क पड़ा ना, तो कुआल के पीछे बैठ गया लेके, कहाँ वो मेहंदी हसन के गाने में बज रहा था जी। ये फर्क आया ना, चेंजेस आई ना। कभी आपने कव्वाली में सुना था सैक्सोफोन पर? भाई देखें ना, आज कव्वाली में बज रहा है, कव्वाली उसके बगैर मुकम्मल ही नहीं हो। भाई देखिए, सैक्सोफोन राशिद ने राहत फतेह अली खान के करीब मकान ले लिया है। अभी तो हम राशिद भाई के मोहल्ले में बैठे हुए हैं। उनका मकाम भी राहत के काफी करीब था, मकान तो करीब होना ही चाहिए। ये बड़ी संजीदा बात थी। सैक्सोफोन के लिए वो मेरी बात जो थी वो ये थी कि इंस्ट्रूमेंट ही रहा, वो चाहे ऐसे बजा चाहे ऐसे बजा, ठीक है, लेकिन वो अपनी शक्ल में रहा। और आप याद रखिएगा मेरी ये बात, और इस पर आप कोई तहकीक कर लें, रिसर्च कर लें, फोकस ग्रुप बिठा लें। जितने भी गाने रिकॉर्ड हुए थे जो म्यूजिशियंस ने बजाए थे, वेस्ट में या ईस्ट में या कहीं पर भी, उन गानों की लाइफ है 70 साल, 80 साल, 100 साल, 150 साल, ठीक है। और जितने भी गाने डिजिटल हैं
उनकी लाइफ है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल। ह्यूमन फैक्टर खत्म हो गया ना, ह्यूमन फैक्टर खत्म हो गया। बिल्कुल वही मिसाल है, रोबोटिक हो गया काम। वही फ़र्क है जायके में जो देसी और फार्मी मुर्गी में है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक चीज़ ऑर्गेनिक होती है, और म्यूज़िक, ये मैं एग्री करता हूँ। म्यूज़िक ऑर्गेनिक चीज़ है। म्यूज़िक फितरत से तख्लीक होता है। म्यूज़िक जो है वो बिल्कुल एक अल्लाह की अता है, और जिस तरीके से धरती में एग्रीकल्चर होती है, लाइफ स्टॉक होता है, इसी तरीके से मौसीकी होती है। ह्यूमन टच है। आपने वन लाइन ये है, एक मिनट नहीं भाई, आपने जो बात की है ना उसको मैं वन लाइन ये दूँ कि ह्यूमन टच इंसान की सोल है, फीलिंग है, ऑब्जर्वेशन है, और जब इंसानी टच आता है तो दिलों में घुसता है। हमने जो स्टूडियोज, होम स्टूडियोज का जिक्र हुआ, डिजिटाइज म्यूजिक है कि पैटर्न, VSTs पैटर्न्स लेके उस पे गाना बना दिया जाता है, और उस गाने को भी इंस्ट्रूमेंट लगा दिए जाते हैं, लाइक वो जो इफेक्ट्स लग जाते हैं। कोशिश ये की जाती है कि जो मेरे पास VSTs अवेलेबल है, मैं हर अपने प्रोजेक्ट में वही डाल दूं, मैं नहीं ना लूँ। पहले आपने बहुत अच्छी बात की, मैं तनवीर साहब आपसे एग्री करता हूँ। जब ऑर्गेनिक म्यूजिक होता है तो आप चॉइस का बंदा बुला लेते हैं, आपके पास सारी चॉइस होती है। आपको सारंगी चाहिए, आपको हारमोनियम चाहिए, आपको ट्रम्पेट चाहिए, आपको सैक्सोफोन चाहिए, बहुत अच्छी बात कर रहे थे फ्लूट भाई, चाहिए, you can conspiracy- call that person। अब अगर आपके पास जो VSTs पड़ी हुई हैं, आप उसी के अंदर जाएंगे, उसी को डाल देंगे, दैट्स व्हाई आपको सारा म्यूजिक एक जैसा लग रहा है। बात को ना मैं इस करंट में आपको एग्जांपल देता हूँ। आप गाना है जो दर्द मिला तरारी रे रा 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 रम। अब ये वायलिनों की ओरिजिनल आवाज़ है, बीच में एक पार्ट है उसका, वायलो का भी है, अपना चैलो का भी पार्ट है। ठीक है, वो पार्टीशन हुए हुए और वो आया है पूरा फ्लैश। अब इसको कीबोर्ड से बजा के देख लें, गाना आधा मर जाएगा, यकीनन वफात हो जाएगी गाने की आधी। यकीनन हो जाएगी। यकीनन देखिए, वो फिल्मी म्यूजिक है, वो सिचुएशनल म्यूजिक आज है। हम शौकत अली साहब को सुन के रो पड़े, क्योंकि शौकत अली गा रहा था, उनका वो सुर लगा, उनका टोन लगा। ओरिजिनल लेकिन लेकिन जो म्यूजिक बज रहा था ना, वो सारा VST बज रहा था। बिल्कुल वैसा ही है जैसे पीछे भी आज बज रहा था, आपने वो जब VST मोला जट बजा बनाई, हुआ हुआ। आपने मोला जट बनाई तो आपको फवाद खान को धोती पहनाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑर्गेनिक ड्रेस आपको चाहिए था। तो आपने आपने मोला जट जीन्स वाला नहीं लाके शो कर दिया, आपको वही चाहिए था, आपने उसको यूज किया। जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि वायलेंस के साथ उसके ओरिजिनल, जब आप ओरिजिनलिटी को लेके चलेंगे तो आपको वो चाहिए। जबकि इनोवेशन ये है कि देवदास के नाम से कई मूवीज मतलब बन चुकी हैं। डेव D2 आप एक वर्जन देखिएगा जिसमें बॉबी देओल का भाई जो अभय देओल है, उसने उसमें उसका कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल दौर का देवदास बना दिया गया, यानी बिल्कुल इस जनरेशन का देवदास। तो ये एक नेक्स्ट लेवल है जिसको मैं नहीं, वो तो ट्रैक से निकला। ट्रैक पता क्या था जो बारी बरसा ने शुरू में कहा था, अभी ने कहा वो गाना कौन सा गाया जो दर्द दिया अपनों ने अपनों से। अब मैं कहता हूँ ताहिर भाई कि अब ये सिंगर हूँ मैंने आज फैसला कर ली सुबह उठो के, मैंने ना आज मैं ऐलान करता हूँ कि मैं एक सिंगर हूँ, जो कि गलती वो ट्रेनिंग नहीं दी गई, जो नईम भाई ने भी बोला कि ना उस्ताद बेउस्तादा ना सीखा। अब मैंने फैसला कर लिया, मैंने अब ऐसे कंप्यूटर आ गए हैं, ऐसे स्टूडियोज़ आ गए, ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि मैं ये गाना गा रहा हूँ जो अफरीदी ने भी गाया, जो दर्द दिया लोगों ने दिया। अब इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर इसकी कर्विंग होती है, अब ये बनेगा जो वो बनाएगा जितना हम, फिर उसको हम लगाएंगे उसकी गलतियाँ छुपाने के लिए ट्यूनर, ऑटो ट्यूनर। तो ये सारे कर्व सारी जगह आप कंप्यूटर ले रहे हैं। तो जब आपकी आवाज़ रोबोटिक हो जाएगी, जब आपकी कर्व्स जगह रोबोटिक होंगी, रियाज से नहीं आई होंगी, और जब उसकी गलतियां छुपाने के लिए ऑटो ट्यूनर लगाया जाएगा, तो कभी भी उसकी उम्र 18 दिन 20 दिन 3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं होगी। वही गाना 10 साल 20 साल 40 जो बंदों ने रिहर्स करके बड़े म्यूजिशियन के साथ स्केल को समझ के कुछ स्केल के साथ किसका जोड़ है उसको प्रॉपर जगह लेके गाया होगा, वही दिल में घुसेगा। ये तो म्यूजिक की बात थी, पहले डिबेट और थी हमारी। जैसे कॉन्स्पिरेसी हरगिज नहीं है। जैसे कॉपी सिंगर आपका कॉपी सिंगर नहीं चलता, वो थोड़ी देर चलता है, बड़ा अच्छा गाता है यार, रफ़ी साहब को तो एंड पे रफ़ी ही सुनना पड़ता है। रफ़ी आज भी हैं, किशोर आज भी हैं, उनको गाने वाले कितने हैं, कितने चले गए आज कहाँ हैं? अभी सोशल मीडिया में मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार साहब के वो गाने जो उन्होंने नहीं गाए बाद में AI के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो वो मेरी बेगम 22 कैरेट की अताई है, उन्होंने देख के कहा कि बंद करें इसे, उल्टी आ रही है। तो अभी तक तो इंटेलिजेंस जो है मोहम्मद रफ़ी पैदा नहीं कर सका, ना मोहम्मद रफ़ी वो पैदा कर सका, सर इंटेलिजेंस की बात तो छोड़े, आप जो हमारे नॉन इंटेलिजेंस आजकल काम कर रही है वो भी नहीं पैदा कर सके। क्लोनिंग में
बंदा नहीं बन जाता सर, क्लोनिंग है ना, एक सेम इंसान एक सेम डॉक्टर से खड़ा किया जा और सकता है। कोई भी इंटेलिजेंस हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का वो सामना नहीं कर सकती। वो अजीम है, यकीन वो है। अजीम है। अजीम तर अजीम तर हैं सर। ये जो नकदा को तरीन, अगर अजीम तरीन। कोक को सुनकर अच्छा म्यूजिक करने वाले उसको ठंडा कहते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट है कोक के लिए, क्योंकि कोक जितना ठंडा होगा उतना ही अच्छा। उसकी उससे मार्केट बड़ी होगी। वैसे मेरा एक मशवरा है कोक के बारे में वैसे रिसर्च है कि ये सिरोसिस का बायस भी बनता है, लिवर सिरोसिस का। ये डॉक्टर साहब बताइए, बच्चों को कोक पिलाना चाहिए? सर सबसे पहले तो सिरोसिस तो होते हैं ओवर द ईयर्स। सबसे मसला इसका ये कि अल्लाह ताला ने हमारे जो एसोफेगस जो खुराक की नाली है ना, इसमें एक सिस्टम रखा है कि जब आप मुंह में खाना डालते हैं वो चीज़ जाती है तो HCl प्रोड्यूस होता है, उसके लिए रेडी हो जाता है कि इसको खुराक को हजम किया जाए। डाइजेस्ट करना है। इस और बर्ब जो आता है इसे डिकार कहते हैं, वो नेचुरल आता है आफ्टर टाइम, उसे पता चल जाता है अपने खाना इनफ खा लिया। इस सॉफ्टवेयर को ख़राब कर दिया इस सॉफ्ट ड्रिंक में जो हमारा कार्बोनेटेड वाटर है, कि वो चीज़ वो लेयर ख़त्म कर देती है। और जब आपको बर्ड आर्टिफिशियल बर्ड्स आते हैं तो ना सिर्फ वो HCl सही प्रोड्यूस होता है, तेज़ाबियत की तरफ बात जाती है और बच्चे की टोटल जो मैकेनिज्म है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का डिस्टर्ब होता है, आपकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है सबसे बड़ा। और ये टू ऐड समथिंग मोर जो हड्डियाँ हैं, ये कोक के बारे में इट्स नॉट अबाउट कोक, इट्स अबाउट कार्बोनेटेड वाटर, एवरी वो सारा जो भी सर हड्डियाँ तो ऑस्टियोपोरोसिस वो तो हो गया। अब आखिरी फतवा लेते हैं तनवीर भाई से, वो देते ही तनवीर भाई से कि जो म्यूजिक है, लेकिन वो लंबी बात ना कीजिएगा, बस सम अप कर दें। क्या सवाल क्या था कोक वो? स्टूडियो में जो जुल्फी ने 15वां सीजन बनाया है, आप उसको जी। कितने नंबर देते हैं? नहीं सर, मैं कोक स्टूडियो को कोई नंबर नहीं देता, इसलिए कि देखिए कोक स्टूडियो में बात बड़ी साफ बात है कि, और आप इस पे गौर कीजिएगा, कोक स्टूडियो में एंड में सिर्फ कोक की बोतल आपको याद रह जाती है। फिजा जावेद आई, इतने अच्छे अच्छे सिंगर आए चले गए अंधेरे में। लेकिन उनको शाजिया मंजूर ने टुरी जांदिए में जो गाया है वो बहुत खूब गाया है। सर ज़रूर गाया होगा, अली सेठी ने भी अच्छा गाया और भी लोगों ने अच्छा गाया, लेकिन कोक स्टूडियो में एंड में कोक की बोतल सिर्फ याद रहती है और कोक स्टूडियो याद रहता है। वो सिंगर को वो उठने ही नहीं देते, ना सिंगर को ना गाने को, वो बहुत पीछे रखते हैं और उनका सिर्फ कोक स्टूडियो हाईलाइट होता है। और वो उनके पास एक रेसिपी है, एक उनके पास मार्केटिंग स्किल है जिसके ज़रिए वो अपने ब्रांड को डोमिनेटिंग रखते हैं। उनको संगीत से कोई दिलचस्पी नहीं है उनको। तो फिर वो जफरी खां को समझा दें जो कहता है लिया डाला, चल मुंडिया डाला बाहर रख, चल मुंडिया डाला बाहर रख के आ। ओके सर। साबो साहब, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ